नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है आज के इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अशोक सजनहार जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं कजाकिस्तान, स्वीडन और लातविया। बहुत-बहुत स्वागत है एम्बेसडर आपका इस चर्चा में। धन्यवाद पूर्णिमा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक यू। तो विदेश मामलों को आपसे समझने की कोशिश करते हैं। आपसे आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, तो अगर जैसे हम देखते हैं कि जो बड़े पावरफुल नेशन होते हैं, बड़े पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि दूसरे देशों को की सरकारों तक को बनाने में और उनको पलटने में हम अक्सर सुनने में आता है कि उनका बड़ा रोल होता है। अब अगर हम बात करें मालदीव्स की, मैप पे अगर देखें तो लक्षद्वीप के करीब है, भारत के करीब है मालदीव्स, श्रीलंका भी पास में ही है। तो अब इस आइलैंड नेशन की अगर हम चर्चा करें, तो ये सुनने में आ रहा है कि जब सरकार वहाँ बदली, तो वो पूरी तरह से चीन के एक तरह से इन्फ्लुएंस में है। भारत के साथ क्यों उसने हाइड्रोग्राफी जो पैक्ट है, उसको टर्मिनेट कर रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है? इस रीजन में किस तरह के डायनामिक्स हैं जो बदल रहे हैं और चीन उसमें क्या भूमिका निभा रहा है? भारत और मालदीव्स के संबंध किस तरह से बदल रहे हैं? हमारे दर्शकों को एम्बेसडर अशोक सजन आप समझाएँ। जी, बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा ये लिया है, मालदीव्स के साथ हमारे कैसे संबंध हैं और कैसे रिश्ते हैं। देखिए, मैं जी, पूरी तरीके से इस बात से सहमत नहीं होऊँगा जो जो अगर वहाँ पर वो अब सरकार बदली है, तो जी, वो चीन की तरफ पूरी तरीके से हो गई है वगैरह-वगैरह। ठीक है, वहाँ पर चीन का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा, परंतु हमको 2-3 चीज़ें इसमें समझनी चाहिए। जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, जो भी हमारे चाहे सीमाएँ मिलती हों, आइदर लैंड बॉर्डर्स मिलते हों या मैरीटाइम जी, बॉर्डर्स मिलते हों उनके साथ, परंतु फिर भी ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो जिसे कहा जाए एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ के लोगों में है, क्योंकि अगर हम देखें जो हमारे सभी पड़ोसी देश हैं, चीन को अगर छोड़ दिया जाए, तो वो बहुत ही छोटे देश हैं। जी, छोटे चाहे वो क्षेत्रफल में देखा जाए या जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, तो उनको हमेशा ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है, मेरे विचार से बिल्कुल गलत, बिल्कुल इसमें ये ठीक कोई वो ऐसी बात नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। परंतु उनको ऐसा महसूस होता है जो भारत एक बहुत बड़ा देश है और उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनका जो इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर आँच आ सकती है, क्योंकि भारत उनके बिल्कुल इतना ही करीब है। तो इसीलिए जिसे कहा जाए जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट उन देशों में है। मैंने देखिए सर्व किया है बांग्लादेश में, मैंने इन देशों के साथ अपने जो संबंध हैं उनको देखा है हेडक्वार्टर से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो ये एक भावना है उन देश के लोगों में। दूसरी बात है जो वो जिसे कहा जाए कंपेटिटिव एंटी इंडियनिज्म, वो उनमें आ जाती है। परंतु पिछले कुछ साल से मैं कहूँगा कम से कम पिछले 10 साल से, जब जी, से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, तो तब से बहुत ही प्रयास हुआ है, जो इन देशों को हम रीच आउट किया जाए और हमारे जो संबंध हैं, उनको और गहरा किया जाए, परिपक्व किया जाए। तो इसकी तरफ काम हो रहा है, चाहे हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ हो, भूटान के साथ तो हमेशा से ही बहुत ही सुदृढ़ और मधुर रहे हैं, नेपाल के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, तो इन सभी देशों के साथ हमने अपने संबंधों को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया है। यही प्रयास मालदीव्स के साथ भी हुआ। परंतु मालदीव्स अब जो एक नया पिछले कुछ 8, 10, 15 साल में हमारे नेबरहुड में एक और जो शक्ति उभर कर आई है, वो चीन की शक्ति आई है। और चीन को अगर कहा जाए, एक तो जो वो भारत के चारों तरफ जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, क्योंकि वो भारत को कंटेन करना चाहता है, वो समझता है जो भारत को उसका जो पूरा पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो नहीं होने दिया जाए। तो इसीलिए चाहे इस तरफ ग्वादार है पाकिस्तान में, यहाँ पर मालदीव्स हो गया, श्रीलंका में हम्बन टोटा हो गया, वहाँ पर म्यांमार में चकफू हो गया, तो ऐसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने का प्रयास कर रहा है।
तो इसीलिए ये वाला जो और उसके जो आर्थिक स्थिति है चीन की वो बहुत अच्छी है, जिसे कहा जाता है उसके बड़े डीप पॉकेट्स हैं। और उसने जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपना पिछले 10 साल से शुरू किया है, तो उससे दूसरे देशों को, छोटे देशों को पर्टिकुलरली अपने साथ मिलाने में, लुभाने में उसको काफ़ी सफलता मिलती है। तो इसीलिए अभी हम जो देखते हैं, जो वहाँ पर सरकार बदली है, तो आपने हाइड्रोग्राफिक अग्रीमेंट के का ज़िक्र किया, जी। परंतु दैट इज़ वन ऑफ द एग्रीमेंट्स। इससे पहले हुँ, हम देख रहे हैं जो उनके जो इलेक्शन कैंपेन हुआ था, उसमें जो राष्ट्रपति मोइज़ू बनकर आए हैं, उनका जो प्लैंक था एक इलेक्शन कैंपेन में, वो था इंडिया आउट। क्योंकि जी, उन्होंने देखा था जो भारत और जो पहले की सरकार है इब्राहिम सोली की सरकार, वो बहुत ही करीब आ गए थे। तो उनका ये कैंपेन था इंडिया आउट, और आने से एकदम तुरंत बाद उन्होंने कहा जो भारत के जो भी वहाँ पर डिफेंस पर्सनल हैं उनको बाहर निकाला जाए। हम नहीं चाहते जो हमारी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, किसी तरीके से जी। कॉम्प्रोमाइज हो। तो हम ये फॉरेन ट्रूप्स को नहीं चाहते अपने यहाँ। तो उन्होंने ये कहा था। और सबसे आखिरी बात, लेटेस्ट चीज जो उन्होंने 2 दिन 3 दिन पहले कही है, 14 दिसंबर को मेरे ख्याल से उनका मिनिस्ट्री के कोई ऑफिशियल ने ये बयान दिया, जो हम हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट को आगे एक्सटेंड नहीं होने देंगे। ये 2019 में साइन हुई थी जी, एग्रीमेंट, और अब 2024 तक चल रही है। तो उन्होंने कहा जून 2024 के बाद वो इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये जो मैं कहूँगा, अगर हम एक एरोनॉटिकल टर्म इस्तेमाल किया जाए, तो जी, भारत की ये थोड़ी हेडविंड्स होंगी इन आवर रिलेशंस विद मालदीव्स एज वी गो अलोंग। परंतु ये हमारा बहुत ही, जैसे आपने बताया, नज़दीकी क्षेत्र में है। भारत की, चाहे हम कहें नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, या फिर जो प्रधानमंत्री मोदी का इनिशिएटिव है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसमें मालदीव्स आता है। तो प्रयास हमारे जारी रहेंगे, और मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए मालदीव्स को भी ये ज्ञान हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, जो भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति है इस क्षेत्र में। और भारत के साथ उसको अपने संबंध चाहे इतने वार्म नहीं हो जितने कि इब्राहिम सोली के समय में थे, परंतु फिर भी एक नॉर्मल कॉर्डियल रिलेशंस, बिजनेस वर्किंग, पॉजिटिव वर्किंग रिलेशंस भारत के साथ मालदीव्स के होने चाहिए। पूर्णिमा। जी। सर मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जिस हाइड्रोग्राफिक एक्ट की हम बात कर पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये ये जो हमारा एक पैक्ट था मालदीव्स के साथ, ये कितना महत्वपूर्ण था? इसमें भारत क्या कर रहा था? और क्या वजह है कि मालदीव्स ने ये डिसीज़न लिया कि अब वो इसको आगे नहीं बढ़ाएगा 2024 के बाद? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये ना इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे मैंने कहा, जो एक सेंटिमेंट होता है एंटी इंडियन, तो ठीक है, हुँ, हम अपनी खुद मुख्तारी का वो बयान करते हैं दैट वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन कंट्री, और चाहे हम छोटे हों स्टिल वी कैन टेक डिसीजन फॉर आवरसेल्व्स। तो ये एक होता है जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आ जाता है, जो वी हैव टोल्ड अ मच लार्जर कंट्री, वी हैव टोल्ड अ मच बिगर कंट्री, जो हम उसके साथ जो ये अग्रीमेंट हुई है, संधि हुई है, उसको हम आगे नहीं ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसका महत्व जो अगर हम समझें, तो ये कोई ऐसा महत्वपूर्ण अग्रीमेंट तो है, परंतु कोई ऐसा अर्थ शेकिंग वो चीज नहीं है। भारत ऐसे जो हाइड्रोग्राफिक अग्रीमेंट्स हैं, असेसमेंट्स हैं, कोऑपरेशन है, ये बहुत देशों के साथ करता है। ये केवल मालदीव के साथ नहीं करता है। ये चाहे म्यांमार के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, जिनके साथ हमारे ओशियानिक बॉर्डर्स हैं, या फिर अफ्रीका के भी बहुत देश, चाहे मोजम्बिक हो, मॉरिशस हो, सेशल्स हो,
इन सब के साथ हमारी ये अग्रीमेंट्स है, करारदाद है, जिसके साथ हम उनके साथ ये हाइड्रोग्राफी एक्सप्लोरेशंस करते हैं। और बेसिकली इसका ये है, जो दोनों देश मिलकर जो क्या है ओशन का सरफेस, क्योंकि ये मालदीव्स का, हालांकि इसका क्षेत्रफल जैसे आपने बताया पूर्णिमा अभी, इसका क्षेत्रफल बहुत कम है, मेरे ख्याल से करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर से कम है। परंतु क्योंकि इसके इतने ज्यादा आइलैंड्स हैं, तो इसका जो कहा जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडियन ओशन में, ये बहुत ज्यादा है। ये कभी करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो उस क्षेत्र में, उस ओशन एरिया का क्या वहां पर जो सरफेस है, जो एटोल्स है, जो शोल्स है, उनका कैसे वहां पर ओशन सरफेस है, उसको सोनार टेक्नोलॉजी से उसको जी। मेजर किया जाता है। और ये हुँ, फिर जैसे मैंने बताया 2019 में ये अग्रीमेंट साइन हुई, जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे ऑन स्टेट विजिट। और जी, उसके बाद 2020, 21, 22 और 23, 3-4 साल हमने ये हाइड्रोग्राफिक एक्सप्लोरेशन जो किया है, वो काफी हमने किया है। और दोनों देश के जो सैनिक हैं, वो जो उनके नेवल ऑफिशियल्स हैं, वो मिलकर इसको करते हैं, और दोनों देशों के पास इसका जो इंफॉर्मेशन है वो जाती है। तो इसीलिए ये मालदीव्स के भी बहुत फायदे की चीज है। परंतु अब वो चाहता है जो सभी कुछ अपने आप करे। मेरे विचार से उसमें मालदीव्स के पर्सनल में अभी इतनी क्षमता नहीं है। हम जी, उसको, जो उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उसको ट्रेन भी करते रहे हैं। जब भी हमारी ये हाइड्रोग्राफी एक्सपीडिशंस होती हैं, उसमें मालदीव्स के सेलर्स को, नाविकों को हम ट्रेन भी करते रहे हैं। मैं समझता हूं ना उनके पास अभी तक इक्विपमेंट है, ना उनके पास अभी तक इसके बारे में इतनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। तो मे बी वो किसी और दूसरे देश के साथ जी। कोलैबोरेट करेंगे, चाहे वो चीन हो, या हुँ, श्रीलंका हो, या इवन फॉर दैट मैटर टर्की। क्योंकि मोइजू का जो पहला दौरा रहा है, इंटरनेशनल विजिट, हुँ, वो हमेशा मालदीव्स के राष्ट्रपति भारत आते हैं, दैट इज द ट्रेडिशनल फर्स्ट कंट्री ऑफ विजिट। हुँ, परंतु इस बारी मोइजू ने, क्योंकि वो इंडिया आउट का कैंपेन था जिसके ऊपर वो उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा और जीता, तो उनका जो पहला विजिट है वो टर्की में हुआ है। तो टर्की भी उनको सहायता कर सकता है इस बारे में। तो we'll have to wait and see, बट अभी उन्होंने कहा है जो ये इस अग्रीमेंट को एक्सटेंड नहीं करेंगे। सो दैट ऑल्सो अगेन विल हैव टू वेट एंड सी जो ये कैसे टर्मिनेट होता है, और आगे इसको ये कैसे ले जाते हैं। जी। सर आपने बात की कि इसका एक बात ये कह रहा है मालदीव्स की नेशनल सिक्योरिटी है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की बात है, उनकी सॉवरेनिटी की बात है। इन सब बातों का हवाला देते हुए वो एक तरह से इस पैक्ट को भारत के साथ आगे नहीं बढ़ाएगा, जबकि भारत लक्षद्वीप से मालदीव्स बहुत करीब है। सबसे करीब देश भारत ही माना जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और कुछ प्रेसिडेंट के ऑफिस के से मालदीव्स के प्रेसिडेंट ऑफिस से ये भी कहा गया कि इस एग्रीमेंट के अलावा और भी जितने सीक्रेट एग्रीमेंट्स हैं उनको भी वो टर्मिनेट करेगी नई सरकार जो आई है हाल ही में। ये सीक्रेट सीक्रेट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं दो देशों के बीच में? नहीं, ये वाला मुझे नहीं मालूम जो क्यों इसको सीक्रेट एग्रीमेंट रखा गया है। जैसे मैंने बताया, जो ये हुँ, एग्रीमेंट भारत के बहुत देशों के साथ है, एंड इट इज अ जी, नॉर्मल नेवल एक्टिविटी, जो ओशन सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। जो वहाँ पर क्या क्या चाहे वो वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट्स हैं और क्या रिचेस हैं, उसकी टोपोग्राफी क्या है, उसका टेरेन क्या है, उसके जो कोस्टल लाइन है वो कैसी है। तो ये सब पता करने के लिए हाइड्रोग्राफिक एक्सप्लोरेशन सोनार टेक्नोलॉजी से किया जाता है। तो ये केवल मालदीव्स के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है जो बहुत ही खुफिया तरीके का कोई ये बातचीत है। जैसे मैंने बताया, जो बहुत और देशों के साथ भारत ये करता है। और इट्स अ जॉइंट कोऑपरेटिव एफर्ट, कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो जी, इसीलिए मैं नहीं जानता हूं जो इसको सीक्रेट रखा गया, क्यों रखा गया। परंतु भारत की तो बिल्कुल जो पॉलिसी है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है।
और मेरे विचार से कोई भारत की, और अगर ये वाली सीक्रेट एग्रीमेंट थी तो शायद रही होगी, पर और मेरे विचार से कोई सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोई देश ये समझता है, मेरे ख्याल से भारत ने ये इंसिस्ट नहीं किया होगा, जो अगर इस एग्रीमेंट को सीक्रेट रखना है तो हमारी तरफ से ये डिमांड रही हो जो इसको सीक्रेट रखा जाए, नहीं। ये अगर इसकी डिमांड रही होगी तो ये मालदीव्स की तरफ से रहा हो गया, कहा गया होगा और हमने इसको इसमें एक्सेप्ट कर लिया होगा। But I really fail to understand why it was made, if it was made a secret agreement, why it was made a secret agreement, because there's nothing in it. ये तो नॉर्मल चीजें हैं जी, जो कि एक्सप्लोरेशन की चीजें हैं जो कि हम करते हैं और देशों के साथ, जैसे मैंने कहा अफ्रीका के लिटोरल स्टेट्स हैं बहुतों के साथ, और ये बहुत कम देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है और ये ह्यूमन कैपेसिटी है और ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और भारत उन देशों में से एक है। तो इसीलिए भारत अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और देशों देशों के साथ शेयर कर रहा है, उनके फायदे के लिए शेयर कर रहा है। इसमें हमारा कोई इतना फायदा नहीं है। हमारे नेबरहुड में ठीक है, हमको ये मालूम चल रहा है जो क्या हो रहा है, कैसी वो टेरेन, क्या सरफेस है, ये इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। बट इट इज़ नॉट ऑल दैट, कोई ऐसी सीक्रेटिव बात नहीं है जो इसको अग्रीमेंट को ही सीक्रेट रखा जाए। जी। अ, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो नया रेजीम है मालदीव्स में, उसके अंडर भारत और मालदीव्स के रिलेशन किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? किस तरह से बदल रहे हैं? और जो पूरा ये रीजन है, उसमें डायनामिक्स किस तरह से बदल सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है, मालदीव्स भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है। जैसे मैंने बताया, हमारे नेबरहुड हुँ, फर्स्ट पॉलिसी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, सागर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जब इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, उसमें मालदीव्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसीलिए हमें अभी वहाँ पर सरकार बदली है, किसी भी डेमोक्रेसी में सरकारें बदल बदल सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो अगर सरकार बदल भी जाए तो जो विदेश नीति है वो नहीं बदलती है, इतनी फॉरेन पॉलिसी नॉर्मली वो कंटिन्यू रहती है। और सरकारें जो बदलती हैं वो अपनी डोमेस्टिक इश्यूज पर, परंतु बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, जो छोटे देश होते हैं वहां पर फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो बिकम्स एन इशू ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और इसीलिए फॉरेन पॉलिसी का भी में भी काफी बदलाव आता है वहां पर। तो परंतु ऐसा नहीं है जो अब एक बार ये वाला बदलाव आया है तो ये हमेशा के लिए यही कायम रहेगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमको वहां पर जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ की जो और रीजनल पार्टीज हैं, उनके साथ हमको अपने संबंध बनाकर रखने चाहिए, रखने पड़ेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जो जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए, दुबई में गए COP28 के लिए, तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई राष्ट्रपति मोइज़ू के साथ, उनके साथ। और जब इनका राष्ट्रपति मोइज़ू का जी, इनॉग्रेशन हुआ, तो वो हमारी तरफ से हमारे एक सीनियर मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू, उन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 17 नवंबर को उनका जो इनॉग्रेशन हुआ, तो उसमें उन्होंने सम्मिलित हुए। तो हमारे संबंध उनके साथ बनते रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उसको हम आगे ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। परंतु जैसे मैंने कहा, टेम्पोरेरीली कुछ हेडविंड्स हैं, उसको हमें डील करना पड़ेगा। हमारे जो पहले राष्ट्रपति इब्राहिम सोली, उनके साथ जैसे अच्छे मधुर संबंध थे, वो हम अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परंतु मैं समझता हूं जो मालदीव्स भी बहुत जल्दी रिकग्नाइज करेगा, जो जी, भारत नंबर वन, एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, जो भी नेबर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और भारत इतना बड़ा देश है, पूरी दुनिया की अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में। 13 जी, ट्रिलियन डॉलर्स हमारी इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी में। और अगर नॉमिनल डॉलर टर्म्स में देखा जाए, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जो कुछ वहां पर जाता है भारत से जाता है,
भारत के टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं बहुत ही मात्रा में, जो उसकी मालदीव्स की जीडीपी को बहुत ही वो सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए भारत का रोल वहाँ की इकोनॉमी के लिए, मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए, और जब भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे वहाँ पर पानी की दिक्कत हो गई थी, उनका जो पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट है, उनका जो क्लीनिंग प्लांट है, वो वाला एकदम अभी कुछ साल पहले ठप हो गया था। तो उसमें भारत ने उनकी तुरंत सहायता की। वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में, जब वहाँ पर सुनामी ने 2004 में हिट किया था, भारत ही था जो सबसे पहले उनकी सहायता के लिए आया। तो देखिए वहाँ पर बहुत ही ये लो लाइंग एरिया है। वहाँ का अगर मालदीव्स का देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट in any of the island of Maldives is at a height of 5 feet. It is at a height of 1.5 meters above sea level. तो वहां पर किसी भी प्रकार की आपदा और विपदा आ सकती है, और ऐसे समय में भारत के अलावा और कोई देश नहीं है जो कि इतनी जल्दी उसकी सहायता के लिए आ सकता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए मालदीव्स भी बहुत ही जी। जल्दी ये रिकॉग्नाइज कर लेगा, जो भारत के साथ जो अच्छे संबंध हैं, अच्छी मित्रता है, वो उसके अपने फायदे के लिए है। और वो ये भी समझ जाएगा, जो जैसे भारत और अपने पड़ोसी देशों के साथ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो हम निष्काम भाव से हम उनकी सहायता करते हैं। जैसे अभी श्रीलंका में इतना ज़्यादा डेट का इशू हुआ, हालांकि मच ऑफ देयर डेट इज ओड टू चाइना, भारत को डेट इतना ओ नहीं करते हैं, परंतु फिर भी भारत ने $4 बिलियन का असिस्टेंस जी। सपोर्ट किया श्रीलंका को। और वही मेरे विचार से ये जो मैसेजिंग है, ये मालदीव्स को भी मिलेगी, जो जब अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल वुड बी इंडिया। भारत उसकी सहायता के लिए सबसे नज़दीक, सबसे बड़ा, सबसे सक्षम देश है। और मैं समझता हूँ आगे चलते हुए वी विल बी एबल टू फाइंड अ मोडस विवेंडी, जो कैसे अपने रिश्तों को हम आगे ले जा सकते हैं, मधुरता से आगे ले जा सकते हैं, जिससे कि दोनों देशों का जो इंटरेस्ट हैं, हित हैं, वो सेटिस्फाई हो, और वो भारत की जो पर्टिकुलरली सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं और उनके विरुद्ध वो कोई काम नहीं करें। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही अगर मालदीव्स की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि चाइना की एंट्री के बावजूद भी भारत और मालदीव्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बंद हैं, ऐतिहासिक रिश्ते हैं हमारे मालदीव्स के साथ, और ज्योग्राफी में जिस तरह सबसे करीब हैं हम, और वहाँ की इकोनॉमी को बिल्डअप करने में भारत का काफ़ी योगदान रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी वहाँ की टूरिस्ट इकोनॉमी में जो जितनी भी बिल्डिंग्स बनी उसको बनाने में, या वहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक कहा जाए, अभी भी ये कहा जाता है कि एक बड़ा रोल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात आती है तो काफ़ी बड़ी भूमिका भारत की रही है, और दोनों के देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो हिस्टोरिकल रहे हैं। एम्बेसडर अशोक तलचनहार। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो वहाँ पर बैंक हैं, जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं। एक जो कोस्टल गार्ड का वहाँ पर प्रोजेक्ट अब बन रहा है, वो भी भारत कर रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो हमारे वहाँ पर संबंध ठीक रहेंगे, और उसको और आगे ले जाने का प्रयास जारी रहेगा। मेरे विचार से भारत का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और विदेश मंत्रालय है, ये इसको बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, जो कैसे अपने संबंधों को बिल्कुल स्टेबलाइज किया जाए और इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा, थोड़ी कुछ मुश्किलें पेश आ सकती हैं, दिक्कतें पेश आ सकती हैं, जो कि आएंगी, और हम देख रहे हैं जैसे चाहे चीन का वहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा, चाहे तुर्की का प्रभाव बढ़ेगा, परंतु फिर हमारे और मित्र देश हैं उसी क्षेत्र में, क्योंकि अगर मालदीव्स में हमने ये भी देखा है जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का सपोर्ट टू आईसिस का, वो भी काफ़ी पिछले सालों में रहा है।
तो उसमें भी हमारे जो और इस खाड़ी क्षेत्र में, गल्फ क्षेत्र में जो और मित्र देश है, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, ओमान हो, जिसके कि सुल्तान अभी भारत की यात्रा पर हैं, तो उसमें उनके साथ हम मिलकर भी मालदीव्स के साथ हम अपने संबंधों को आगे ले जा सकते हैं, आगे ठीक तरीके से इसको आगे ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर अशोक सजनहार हमसे बात करने के लिए और विस्तार से इस विषय पर चर्चा करने के लिए। आपका शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।